अगला क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन मैं रीड करता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है अ फ्लेक्सिबल वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो आप एक वायर को सर्कल के फॉर्म में बेंड कर देते हो। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल, द रेडियस ऑफ द सर्कल चेंजेस विद टाइम एज शोन इन द फिगर, ग्राफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ का मॉड्यूलस इन द सर्कल रिप्रेजेंटेड बाय। तो ना आपके पास एक सर्कल है जिसकी रेडियस आर है और उसकी रेडियस बदलती जा रही है। ये मैंने ड्रॉ कर रखा है नीचे। चलो, बहुत ही अच्छा करा काम मैंने, मैं काम बहुत अच्छे करता हूँ वैसे। तो ये लूप दे रखा है आपको सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं। अब ये लूप की ना रेडियस बढ़ती जा रही है, बड़ा होता जा रहा है सर्कल, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो उतनी ही हैं भैया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो उतनी ही है ना। तो जब लूप का एरिया बढ़ेगा, अभी पिछले वाले क्वेश्चन में देखा ना, ये रहा, अभी अपन ने सीखा एरिया बढ़ने से भी फ्लक्स आता है। तो यहाँ पे भी एरिया बढ़े या घटे, इसमें भी कुछ ना कुछ फ्लक्स आ रहा होगा। तो रेडियस इस प्रकार से बढ़ रही है। आर और टी के बीच में ग्राफ दे रखा है, ठीक है। आर और टी के बीच में अपन को क्वेश्चन में ग्राफ दे रखा है और पूछ रहा है ईएमएफ और टाइम का ग्राफ कैसा होगा। अभी अभी पढ़ लिया अपन ने तो ये। तो इसको ऐसे लिखेंगे अपन, ईएमएफ होगा बी डी ए बाई डी टी, क्योंकि एरिया चेंज होगा बेटा यहाँ पे, ठीक है ना, एरिया बढ़ेगा। तो एरिया क्या होगा, क्योंकि सर्कुलर लूप है तो पाई आर स्क्वायर लिख दूं इसको। अब ये पाई बाहर चला जाएगा, ठीक है। और आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा टी के रेस्पेक्ट में, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में होगा 2r dr बाई डी टी। ध्यान दो, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, ठीक है। और यहाँ पे dr बाई डी टी क्या है, जिस रेट से उसका जो रिंग है, जो लूप है, उसका एरिया जिस रेट से बढ़ रहा है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। मतलब हर सेकंड में 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है या 2 मीटर बढ़ रहा है, वो चीज़ कांस्टेंट है। तो dr बाई डी टी एक कांस्टेंट है, तो मैंने इसको k लिख दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या बता, मेरे को क्या बचा, मेरे को ही पता लग गया, ये 2 पाई बी और ये k, ये सब कांस्टेंट है, क्योंकि कांस्टेंटली उसका एरिया बढ़ रहा है। पहले इतना था, अगले सेकंड में इतना हुआ, अगले सेकंड में इतना, तो कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रहा है। तो यहाँ से मुझे पता लगा कि ई आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगले पेज पे आओ, ई आर के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और मेरे को पता है कि उसकी रेडियस भी कॉन्स्टेंटली इंक्रीज कर रही है ना। आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे रेडियस भी बढ़ती जा रही है। तो अगर आर टी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ई भी आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो मतलब ई टी के प्रोपोर्शनल है। आई बात समझ में। तो ई टी के प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए। अब ए से बी वाला पार्ट जो देखो ध्यान से, ए से बी वाले पार्ट में रेडियस चेंज हो रही है क्या, अरे बोलो नहीं हो रही ना रेडियस चेंज। जब रेडियस चेंज नहीं होगी तो इसमें से फ्लक्स चेंज नहीं होगा, तो क्या ईएमएफ आएगा, नहीं सर ईएमएफ तो नहीं आना चाहिए। तो ईएमएफ नहीं आ रहा, ऐसा कौन सा ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है 2 वाला और 3 वाला। मॉड्यूल लेके बैठा करो यार साथ में, समझ में आ रही है बात, आसमानी मॉड्यूल लेके बैठो, आसमानी। अच्छा तो यहाँ से इधर आ गए अपन, यहाँ से यहाँ तक, तो अपना कोई ईएमएफ चेंज नहीं हुआ। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ पे रेडियस यूनिफॉर्मली बढ़ रही है, सॉरी आर टी के प्रोपोर्शनल है, एक मिनट, आर टी के प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन है ना यार, आर और टी में स्ट्रेट लाइन पढ़ा होगा तुमने, स्ट्रेट लाइन। तो आर टी के प्रोपोर्शनल है तो बेटा ई भी टी के प्रोपोर्शनल है, तो ये भी स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए अपनी। लो आ गई स्ट्रेट लाइन, क्योंकि ई और टी में भी डायरेक्ट रिलेशन आ रहा है। फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ रेडियस चेंज नहीं हो रही, अरे यहाँ से यहाँ रेडियस चेंज नहीं हो रही, तो यहाँ से यहाँ ईएमएफ भी नहीं आएगा। लो बन गया ग्राफ, आ गया आंसर, ठीक है। अगले पे आते हैं क्वेश्चन 20 पे।